हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर। भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान सभा कैसे बनी और क्यों हमें संविधान की जरूरत पड़ी, इन सारी बातों को आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए दो रूल आपको याद रखने हैं जो आज तक मैं फॉलो करके आ रहा हूं, वही सेम आपको फॉलो करने हैं। पहला, आपको मैंने जितने भी मेरे पेड मेंबर हैं, मैंने आपको एक पॉलिटी का मॉड्यूल दे रखा है, बहुत पहले ही ग्रुप्स में शेयर कर दिया था। उस मॉड्यूल को अपने आगे प्रिंट आउट निकाल के रखो। जो जो मैं पढ़ाऊं उसको अंडरलाइन करते चलिए, पढ़ते चलिए, और जितनी भी एक्स्ट्रा बातें बताऊं उसको साथ साथ में नोट करते रहना है। दूसरी बात, जब भी आप कोई एक लेक्चर सुने कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसको रट्टा नहीं मारना है, उसको आपको पहले कहानी की तरह समझना है कि भाई ये इतिहास का ही एक हिस्सा है। एक तरीके से कहानी की तरह समझने के बाद अपने किसी मेंबर को, अपने पारिवारिक मेंबर को, हस्बैंड वाइफ को उसे सुना देना है कहानी की तरह, तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरी जिंदगी के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें एक संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। समय काल था मुगल एम्पायर में जहांगीर का। जहांगीर की समय सबसे पहली बार ब्रिटिशर भारत आए और एक पर्सन भारत आता है जहांगीर के समय जिनका नाम था कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस आता है और जहांगीर के सामने अपना एक बिल पेश करता है कि वो भारत में क्या करना चाहता है, व्यापार क्या करना चाहता है। लेकिन जहांगीर बिल्कुल भी इनके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाता और कैप्टन हॉकिंस वापस चले जाते हैं। कुछ समय बाद एक और पर्सन ब्रिटेन से आता है, सर थॉमस जहांगीर से पर्शियन भाषा में, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में बात करता है, जिससे जहांगीर उनसे बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं, इंप्रेस हो जाता है। तो उनसे इंप्रेस होने के बाद जहांगीर मंजूरी दे देता है सर थॉमस को, और सर थॉमस कहते हैं कि जो बिल कैप्टन हॉकिंस लेके आए थे बस कृपया आप उसी बिल को पास कर दीजिए, यानी कि उतनी ही मंजूरी दे दीजिए। वो बिल था ट्रेड का, व्यापार का बिल था। ठीक है, इस तरीके से पहली बार ब्रिटिशर भारत में आए। जब ब्रिटिशर भारत में आए, भारत जो था अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, जितने भी राजपूत थे वो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने भारत में देखा कि भाई हम भारत में सिर्फ ट्रेड ही नहीं कर सकते, हम भारत में एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, यानी कि प्रबंधकीय ढांचा भी देख सकते हैं, इवन कि हम भारत को रूल भी कर सकते हैं, राज भी कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बैटल्स होनी शुरू हुई, जैसे कि एक इतिहास की बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध 1757 के अंदर हुआ, प्लासी का युद्ध। उसके बाद एक बैटल हुई जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 के अंदर। उसके बाद तो लगभग पूरे भारत पे अंग्रेजों का दबदबा ही हो गया था। ठीक है, धीरे धीरे भाई हमारे लोग थोड़े से एजुकेट होने शुरू हुए, उनको थोड़ा बहुत पता चला कि भाई रूल क्या होते हैं, लॉज क्या होते हैं, फ्रीडम क्या होती है। धीरे धीरे उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया और उनकी नॉलेज ने रूप लिया 1857 ईस्वी के विद्रोह का। ठीक है, यह विद्रोह अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन इसके बहुत कुछ अच्छे परिणाम भी निकले। धीरे धीरे गांधीयन पीरियड शुरू हुआ, जैसे कि मैंने आपको गांधीयन पीडीएफ के अंदर पढ़ाया था, कंप्लीट गांधी का एनालिसिस किया था। ठीक है, गांधीयन ईरा के अंदर हमने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट चली और बहुत सारे आंदोलन चले। 1942 के अंदर लगभग एक प्लान चला था जिसको हम लोग बोलते हैं लीडरलेस रिवोल्ट। चाहे इसको क्विट इंडिया मूवमेंट बोल दो, चाहे इसको लीडरलेस रिवोल्ट बोल दो। उसके बाद अंग्रेजों को यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि भाई अब इंडिया के अंदर हमारे कुछ ज्यादा डेज नहीं बचे हैं, कुछ गिनवे चुनवे साल ही बचे हैं कि हम इंडिया को अब ज्यादा लंबे टाइम तक रूल नहीं कर सकते, हमें इंडिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। अब इंडिया को छोड़ के जाएं तो जाएं कैसे भाई? आपने इतने लंबे साल तक 200-250 साल हमारे ऊपर राज किया, ठीक है, तो आप इंडिया को एकदम से छोड़कर जाओगे, किन के हाथ में छोड़ के जाओगे? छोड़ के जाओगे तो रूल एंड रेगुलेशन क्या होंगे? इन सारी बातों के लिए एक चीज की उत्पत्ति होती है, एक चीज का जन्म होता है जिसे हम लोग बोलते हैं संविधान। संविधान कि अंग्रेजों के छोड़ जाने के बाद भारत किस प्रक्रिया को अपनाएगा, अपने यहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी, सेकुलर प्रक्रिया होगी, किस तरीके से प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, इन सारी बातों के लिए जन्म होता है किसका? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, भारतीय संविधान का निर्माण होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के अंदर कि भाई शुरुआत कहां से हुई। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण। सबसे पहले
सबसे पहले देयर इज ए पर्सन कॉल्ड एम एन रॉय, इनको डबल स्टार लगा लीजिए। एम एन रॉय वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान का आइडिया देने वाले पहले इंसान कौन थे? द फर्स्ट पर्सन हु गेव द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, दैट इज एम एन रॉय। संविधान का सबसे पहले आइडिया किसने दिया? एम एन रॉय ने दिया। अब भैया जी एम एन रॉय कौन थे? एम एन रॉय ने 1925 के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के निर्माता थे, कम्युनिस्ट सोच को बढ़ावा देने वाले इंसान थे। ठीक है जी। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सबसे पहली बार संविधान और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण का जो आइडिया दिया था वो सबसे पहले एम एन रॉय ने दिया। उसके बाद इन 1935 के अंदर द इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि जो उस समय की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करी आधिकारिक तौर पर कि भाई आप हमें जाने से पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेम करके देके जाए, हमारे पास अपना एक संविधान का जो है ड्राफ्ट होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग अपनी सरकार चलाएंगे। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय द एम एन रॉय एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जिसने पहली बार, ठीक है, ऑफिशियली डिमांड करी थी संविधान के निर्माण की। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद बात देखते हैं जी, देखिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 16 मई 1946। इसमें क्या कहा गया है? आज का जो हमारा संविधान है ये देन है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि संविधान सभा। क्लियर? संविधान सभा, देखिए अब हमें पढ़ना पड़ेगा कैबिनेट मिशन प्लान क्या होता है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखिए 1946 के अंदर 16 मई, ध्यान से समझना है, 16 मई 1946 को 3 लोग भारत आते हैं, ब्रिटेन की तरफ से 3 लोग भारत आते हैं। पहले का नाम था दैट इज योर सर स्टीफर्ड क्रिप्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये पहला बंदा था। ठीक है, 3 बंदों की एक कमेटी भारत आती है। दूसरे थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, और तीसरे बंदर थे एवी अलेक्जेंडर। तीसरे बंदे का नाम क्या था? एवी अलेक्जेंडर। ये 3 बंदों की कमेटी भारत आती है और इसी कमेटी को कहा जाता है कैबिनेट मिशन प्लान 16 मई 1946। अब भाई इन 3 बंदों की कमेटी का काम क्या था कि भाई भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक सभा चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए। तो वो ग्रुप ऑफ पीपल कौन होंगे, कितने होंगे, ये सारी बातें कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही जो है लोगों के सामने रखी गई। अब क्वेश्चन क्या आ जाता है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, संविधान सभा है, इसका जिक्र सबसे पहली बार कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर 16 मई 1946 में किया गया, असलियत में जो किया गया। क्लियर होगी बात? कैबिनेट मिशन प्लान के अगर पूछा जाए हेड कौन थे? 3 बंदे थे, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंड्रा। उसमें जो पैट्रिक लॉरेंस थे वो कैबिनेट मिशन प्लान के मुखिया थे। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी बात? ठीक है। अब भाई इन्होंने ही इंडिया के सामने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रपोजल रखा, संविधान सभा का प्रपोजल कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इंडिया के सामने रखा गया। अब संविधान सभा कौन है? वो मेंबर जो भारत के अंदर संविधान का निर्माण करेंगे उनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहेंगे, संविधान सभा कहेंगे। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी कैसे, बड़े ध्यान से समझते हैं। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत सारे मेंबर थे, 389 मेंबर्स को चुना गया। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई जिसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करना। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, संविधान सभा के अंदर स्टार्टिंग में 389 मेंबर थे। बात क्लियर होगी? ठीक है। अब इनकी आगे डिवीजन आपको याद रखनी है। 389 मेंबर थे, उस 389 मेंबर में से 292 मेंबर जो थे भारत के अलग अलग प्रोविंशियल सूबों से इलेक्ट होकर आए थे।
अलग अलग सूबों से चुनकर आए थे। ठीक है भाई। 93 मेंबर्स वो थे जो हमारी उस समय की प्रिंसली स्टेट थी। प्रिंसली स्टेट मतलब राजे महाराजे, उन्होंने अपने तरफ से अपने बंदे भेजे थे, नुमाइंदे भेजे थे, मतलब वो चुने हुए नहीं थे। 389 मेंबर की एक सभा बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसमें से 292 मेंबर जो है अलग अलग ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रोविंस का मतलब क्या है, भारत के ऊपर उस समय ब्रिटेन का अधिकार है, तो ब्रिटेन, इंडियन ब्रिटेन के ऊपर जो अलग अलग सूबे हैं वहां से 292 मेंबर चुन के आए थे, और 93 मेंबर ऐसे थे जो हमारे उस समय के प्रिंसली स्टेट से आए थे। मतलब राजाओं ने कहा कि भाई हमारी तरफ से ये जाएगा संविधान सभा के अंदर हमारी बात रखने। ठीक है। 292 इलेक्ट हो गए, 93 मेंबर प्रिंसली स्टेट से आ गए, 4 मेंबर जो थे वो आए थे भाई चीफ कमिश्नरी एरियाज थे। अब चीफ कमिश्नरी एरिया क्या होते हैं, अब ब्रिटेन जो है भारत को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने के लिए उसने अपने 4 मुख्य हेडक्वार्टर बना रखे हैं जहां से वो पूरे भारत को लगभग कंट्रोल करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। जैसे कि दिल्ली, जैसे कि बलूचिस्तान जो आजकल पाकिस्तान में है। ठीक है। कॉर्ग, कॉर्ग पुराना नाम है आज के कर्नाटका का, याद रखिए। अजमेर जैसे कि राजस्थान में। तो 4 मेंबर उन सूबों से आए जहां पर एक्चुअल में ब्रिटेन का हेड ऑफिस था और वो पूरे भारत को जहां से कंट्रोल करते थे। क्लियर होगी बात। तो क्वेश्चन क्या आ गया भाई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का प्लान सबसे पहले किसने दिया, कैबिनेट मिशन प्लान 16 मई 1946 के तहत। और इसी असेंबली के तहत, इसी प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल 389 मेंबर रखे गए, जिसमें 292 इलेक्ट होकर आए थे। ठीक है। 93 प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा अपॉइंटेड थे, और एक बात, जो 4 मेंबर चीफ कमिश्नरी से आए थे वो भी इलेक्ट होकर ही आए थे। तो 292 इलेक्ट हो गए, 4 चीफ कमिश्नरी वाले इलेक्ट हो गए, तो टोटल 296 मेंबर थे जो इलेक्ट होके आए थे, प्लस 93 मेंबर थे वो क्या होके आए थे, अपॉइंट होके आए थे। क्लियर होगी बात। दूसरी बात, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो नवंबर 1946 में बनी थी, मतलब संविधान का निर्माण कार्य नवंबर 1946 से शुरू हुआ अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। 16 मई 1946 को भारत आया, नवंबर 1946 में प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण कार्य शुरू हो गया। ठीक है। स्टार्टिंग में कितने मेंबर थे, 389, 292 ब्रिटिश प्रोविंस अलग अलग सूबों से इलेक्ट होकर आए, 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट से आए, और जो 4 थे वो चीफ कमिश्नरी एरिया से थे, दिल्ली, बलूचिस्तान, ठीक है, कॉर्ग एंड योर अजमेर। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी। अब भाई जो हमारे ये वाले मेंबर थे जो चुन के आए थे, उसमें से 208 मेंबर, जितने भी मेंबर चुन के आए थे उसमें से 208 मेंबर जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। ठीक है। 73 मेंबर जो थे वो मुस्लिम लीग के थे। अब मुस्लिम लीग क्या भला है, उस समय भारत में 2 पॉलिटिकल पार्टियां एक्टिव थी, एक थी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में बनी थी। ठीक है। और एक थी भाई आपकी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो है लगभग आप मान के चलिए 1906 में बनी थी। ठीक है। ये 2 पॉलिटिकल पार्टियां थी सबसे बड़ी, और भी बहुत थी जैसे हिंदू महासभा, दलित महासभा, ब्राह्मण महासभा, बहुत सारी और पार्टियां थी, लेकिन मेजर जो रोल था वो आईएनसी और मुस्लिम लीग का था। तो जितने भी मेंबर चुन के आए थे उसमें से आईएनसी के 208 मेंबर थे, और 73 सीट्स किसकी थी, मुस्लिम लीग की, और बाकी बची हुई जो 15 सीट्स थी वो अलग अलग छोटी छोटी पॉलिटिकल जो पार्टीज थी, जैसे मैंने बताया हिंदू महासभा, ठीक है, ब्राह्मण महासभा या दूसरी जो दलित महासभा, उन पार्टियों को आए थे। तो क्वेश्चन पूरी इस 2 स्लाइड्स में क्या बना, जितना मैं जोर लगा के पढ़ा रहा हूं ध्यान से समझना। Who was first person who gave the idea of the constitution? That was the M.N. Roy. Who was the M.N. Roy? इन्होंने 1925 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण किया। लीगली, कानूनी तौर पर ऑफिशियली सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की डिमांड करी, दैट इज आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। ठीक है। पहली बार ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड को एक्सेप्ट किया कि चलो आपकी बात मान लेते हैं, सोचते हैं इसके बारे में। ठीक है। वो माना था अगस्त ऑफर 1940 में। अब अगस्त ऑफर क्या होता है, जब हम हिस्ट्री करेंगे समझ लेंगे, बस फिलहाल आप ये याद रख लो कि पहली बार ब्रिटेन गवर्नमेंट ने 1940 में अगस्त ऑफर के थ्रू डिमांड मानी थी कि चलो हम सोच लेते हैं जी संविधान बनाने के बारे में, संविधान सभा बनाने के बारे में।
ठीक है। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आया, 3 मेंबर थे, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, सर लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंड्रा, जिसके 3 मेंबरों का हेड कौन था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। और 16 मई 1946 को यह कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इन्होंने प्रपोजल रखा कि हम भारत में एक संविधान सभा बनाएंगे जिसमें अलग अलग हिस्सों के मेंबर होंगे और वही आपस में मिलकर भारत के लिए संविधान का निर्माण करेंगे। क्लियर। टोटल मेंबर स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने थे? 389। 292 ब्रिटिश प्रोविंस से चुन के आए थे, 4 मेंबर चुन के आए थे चीफ कमिश्नरी से थे। टोटल कितने इलेक्टेड मेंबर हो गए? चुन के मतलब इलेक्टेड 296। बाकी 93 मेंबर जो थे वो अपॉइंटेड थे, किसके द्वारा? प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर। अब जितने भी मेंबर इलेक्ट करके आए, चुन के आए, उसमें से 208 मेंबर मेजरली किसके थे? आईएनसी के। और भाई 73 मेंबर मेजरली किसके थे? मुस्लिम लीग के। और 15 सीटें जो छोटी पॉलिटिकल अदर पार्टीज थी उनको आई थी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, यहां पर आप अपनी स्क्रीन पे देखो, ये पीसीएस का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, स्टेट सिविल सर्विस का। क्वेश्चन क्या है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, ठीक है, संविधान सभा बनी, तो संविधान सभा जितना भी फ्रेमवर्क करती थी, फ्रेमवर्क का मतलब संविधान को बनाने के लिए जितना भी काम करती थी उसको एक फाइल में लगाया जाता था कि भाई ये फाइनल हो गया। उस फाइल के ऊपर जो लोगो था उस पे कौन सा जानवर छपा होता था? एलिफेंट। 3 बार क्वेश्चन आया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो जितने भी ड्राफ्ट तैयार करती थी उस ड्राफ्ट के ऊपर किस जानवर की फोटो छपी होती थी? दैट इज योर एलिफेंट। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई क्या है, संविधान सभा का निर्माण हो गया, संविधान सभा का निर्माण हो गया, ठीक है, लोग मिल गए, सब कुछ हो गया। तो अब क्या होनी शुरू होंगी? मीटिंग्स होनी शुरू होंगी कि काम कैसे करें, कौन क्या करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आ गया कि संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सबसे पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। सारी मीटिंग नहीं याद करनी है आपने, पागल नहीं हम लोग कि सारी की सारी मीटिंग याद करें। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की याद रखना लगभग टोटल 113 के करीब मीटिंग्स हुई हैं। संविधान सभा लगभग 113 बार मिली है, अलग अलग सदस्यों की संविधान सभा लगभग कितने बार मिली है? 113 मीटिंग्स के करीब हुई हैं। अब आप 113 याद नहीं कर सकते, आज तक मुझे नहीं हुई, आपको कैसे हो जाएंगी? ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा की जो पहली मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुई? ये हुई आपकी भाई 9 दिसंबर 1946 के अंदर। ये हुई कहां पर? ये मीटिंग हुई दिल्ली में। दिल्ली में एक जगह है जिसको बोलते हैं सेंट्रल हॉल। ठीक है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946 इन दिल्ली इन द सेंट्रल हॉल। सुबह 11 बजे ये मीटिंग हुई थी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ये लिख लेना। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या बना? संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई जी? संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। टोटल जी 113 मीटिंग हुई थी। पहली मीटिंग जो थी वो दिल्ली के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे कंडक्ट करी गई। इस मीटिंग के अंदर, पहली मीटिंग के अंदर सारे सदस्य नहीं आए थे, 210 सदस्य थे सिर्फ। पहली मीटिंग के अंदर कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था? 210 सदस्य ने। जैसे मुस्लिम लीग नाराज थी और बहुत सारे प्रिंसली स्टेट के बंदे नाराज थे कि भाई हम लोग फिलहाल जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, धीरे धीरे सब आ जाएंगे। पहली मीटिंग के अंदर सिर्फ 210 मेंबर थे। ये बात याद रखने वाली है। क्लियर होगी बात के नहीं याद होगी? ठीक है, अब इस मीटिंग के अंदर जो मेन एक चीज याद करने वाली है कि भाई इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ, एक पर्सन थे, जितने भी 389 मेंबर्स थे उसमें सबसे ओल्ड जो थे एज वाइज वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जितने भी 389 मेंबर थे या जितने भी पहली मीटिंग के अंदर मेंबर प्रेजेंट थे उसमें जो सबसे ओल्ड मेंबर थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो पहली मीटिंग के अंदर क्या हुआ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इंटीरियम यानी कि टेम्परेरी कच्चे तौर पे अध्यक्ष बनाया गया। प्रेसिडेंट आज वाले प्रेसिडेंट से कंपेयर मत करो, ये असेंबली का प्रेसिडेंट है। ठीक है, जैसे एक पार्टी का प्रेसिडेंट होता है, क्लियर होगी, जैसे इस समय मान के चलो सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट है। ठीक है, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि जितने भी मेंबर थे उसमें सबसे ओल्डेस्ट मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्लियर होगी बात। पहली मीटिंग के अंदर सिर्फ ये याद रखना है। क्या याद रखना है? पहली मीटिंग जी 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में 11 बजे हुई, जिसमें 210 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, कुछ प्रिंसली स्टेट के सदस्य नहीं थे। इसमें सबसे ओल्ड मेंबर, बूढ़े मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट चुना गया, एक तरीके से हेड चुना गया। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? ठीक है, अब पहली मीटिंग होगी। टोटल कितनी मीटिंग हुई? अभी बताया था 113। फिर आ गई भाई सेकंड मीटिंग, ठीक 2 दिन बाद। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हो गई 11 दिसंबर 1946 को। क्लियर होगी? इस मीटिंग के अंदर 3 बड़ी बातें हुई। सेकंड मीटिंग के अंदर कब हुई? सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को हुई। इस मीटिंग के अंदर 3 बड़ी बातें हुई। एक, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्हें संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया। पहले सच्चिदानंद सिन्हा थे ना, वो टेम्परेरी थे, कच्चे तौर पर, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सेकंड मीटिंग के अंदर परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया कि अब आपका सारा काम देखोगे, आपकी अध्यक्षता में संविधान का निर्माण होगा। क्लियर होगी? एक पर्सन थे जिनका नाम था एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का वाइस प्रेसिडेंट, उप अध्यक्ष बनाया गया। यह सेकंड मीटिंग में हुआ। ठीक है, सेकंड मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट, पक्का अध्यक्ष, एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, बनाया गया। और जो बी.एन. राव थे, यहां पर ना जो राव है कई जगह R.A.O. मिलेगा, कई जगह R.A.U. मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। बी.एन. राव जो थे उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, संविधान सभा का पहला एडवाइजर यानी कि सलाहकार घोषित किया गया। 3 क्वेश्चन निकले कि भाई सेकंड मीटिंग कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या काम हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया। एच.सी. मुखर्जी को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? एच.सी. मुखर्जी। हु वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? दैट इज बी.एन. रॉय। ठीक है, इस मीटिंग के अंदर भी मुस्लिम लीग जो थी वो अनुपस्थित थी, यानी कि उसने बाइकआउट कर रखा था। मुस्लिम लीग, जिसका मैंने आपको बताया था कि 1906 में मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ था ढाका के अंदर। आजकल ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है, उस समय ये इंडिया ही था। ढाका के अंदर 3 बंदों ने मिलकर मुस्लिम लीग का निर्माण किया था। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? अगर पंजाब की वीडियो देखिए उसमें ये क्लियर है। चलो जी, दूसरी मीटिंग भी हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तीसरी मीटिंग। आपको सिर्फ पहली 3 मीटिंग याद रखनी है भाई लोगों, चौथी मीटिंग याद मत रखना। अगर संविधान ने एक बार आपको उलझा लिया, एक बार कंफ्यूज कर दिया, सारी जिंदगी कंफ्यूजन से नहीं निकलोगे। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यकीन मानिए, पीपीएससी प्रिंसिपल या जितने भी पंजाब के छोटे एग्जाम है, उससे 1 नंबर बाहर नहीं आएगा। मुझे आके पकड़ लेना, बस मेरी कही हुई हर एक बात पर अमल करना है आपको। ठीक है, अब भाई 9 दिसंबर 1946 को हुई पहली मीटिंग। बारी बारी इसलिए बोलता हूं तुम्हारे दिमाग में घुस जाए। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को हुई जी सेकंड मीटिंग। फिर 13 दिसंबर 1946 को, 2 दिन का गैप है, 13 दिसंबर 1946 को होगी थर्ड मीटिंग। अब जी थर्ड मीटिंग हुई है 13 दिसंबर 1946 को, तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो हमें याद रखना होगा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सारे सदस्यों के बिहाफ पर, ठीक है, जैसे हमने कहता भी सारे वलियो तू बोल लेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभी सदस्यों के बिहाफ पर एक बिल को टेबल्ड किया संविधान सभा के सामने। उस बिल का नाम था ऑब्जेक्टिव बिल। मेरी बात पहले सुन लो, ऑब्जेक्टिव बिल। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को थर्ड मीटिंग के अंदर सारे सदस्यों के बिहाफ के ऊपर एक बिल को संविधान सभा के सामने टेबल्ड किया। टेबल्ड करने का मतलब होता है भाई लोगों पेश किया, जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव बिल। अब क्वेश्चन उठता है जी सर ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव बिल का मतलब क्या है कि भाई हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मेन उद्देश्य क्या है? ठीक है, मेन उद्देश्य क्या है? हमारे लीडर कैसे होने चाहिए? हमारे लीडर ये बताना चाहते थे कि हम लोग जो संविधान बना रहे हैं वो कैसे इंडिया का निर्माण करेगा, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। जैसे आपको मैंने कोई प्रपोजल बताया,
आपने कहा कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका फायदा क्या है, हम लोग क्यों कर रहे हैं, वो था उस बिल के अंदर, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव बिल, या कई जगह पर आपको लिखा मिलेगा ऑब्जेक्ट ऑफ रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्ट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो थर्ड मीटिंग के अंदर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सारे सदस्यों के बिहाफ पर ऑब्जेक्ट ऑफ रेजोल्यूशन यानी कि संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उस प्रस्ताव को सबके सामने टेबल्ड किया। ठीक है, हमारे लीडर कैसे इंडिया चाहते हैं, हम लोग कैसा इंडिया चाहते हैं, हम लोग एक सेकुलर इंडिया चाहते हैं जिसमें कोई कास्ट ना हो, सबको बराबरी के अधिकार हो, मेल फीमेल इक्वल हो, इस तरीके को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ बिल। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात। इसको सबके सामने रखा गया और फाइनली 22 जनवरी 1947 को एनॉमनसली, ठीक, एनॉमनस का मतलब सभी ने इसको मिलकर जो है पास कर दिया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बिल को कब पास किया गया, 22 जनवरी 1947 को इस बिल को पास किया गया। जैसे ही यह बिल पास हुआ, इस बिल का नाम पड़ गया द प्रीएम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीएम्बल जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना, संविधान का पहला पन्ना जिस पे लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, दिस इज नोन एज द प्रीएम्बल, प्रस्तावना। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है कि भाई प्रीएम्बल का ओरिजिनल नेम क्या था, ऑब्जेक्ट ऑफ रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्ट ऑफ रेजोल्यूशन किसने पेश किया था, या प्रीएम्बल का आइडिया किसका था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तीसरी मीटिंग के अंदर 13 दिसंबर 1946 को पास कब किया गया संविधान सभा के द्वारा, तो ये पास किया गया 22 जनवरी 1947 को, सबकी मंजूरी से पास कर दिया गया और बाद में ऑब्जेक्ट ऑफ रेजोल्यूशन क्या बन गया, प्रीएम्बल। ये वाला क्वेश्चन 130% याद रखना जो मैं बता रहा हूं। द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, आगे हम लोग देखेंगे भी कि भाई हमारे यहां पर संविधान पे एक प्रस्तावना होनी चाहिए, प्रीएम्बल होनी चाहिए। द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में से लिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन। ठीक है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो किया गया। हमारा जो संविधान है ना, 75% तो चलो हमारी मेहनत है, 25% हमारे संविधान का हिस्सा अलग अलग देशों से बोरो किया गया। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, बोरो किया गया। लगभग 8 ऐसे देश हैं जहां से हमारे संविधान का मेजर हिस्सा लिया गया है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जी फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिए गए हैं, जी फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली गई हैं, ठीक है जी, यूनियन लिस्ट कहां से ली गई है, जी कंकरेंट लिस्ट कहां से ली गई है, तो वो आगे हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप याद रखना कि प्रीएम्बल का जो आइडिया था ये यूएसए से बोरो किया गया है। क्लियर होगी बात? ओके, अब हम सब ने मीटिंग कर ली, सब कुछ हो गया, ठीक है। मीटिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे सब कुछ पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब मान के चलो, ठीक है, आप किसी कॉलेज का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कॉलेज में फेस्ट होता है ना, स्कूल्स में भी होने लग गया आजकल। तो उसमें भाई हमने 10 मेंबर चुन लिए कि भाई हम 10 मेंबर मिलकर सलाह करते हैं। तो 10 मेंबर जब मीटिंग करेंगे बारी बारी से, तो हम ड्यूटी लगाएंगे कि भाई 2 बंदे जो है वो कैटरिंग का काम देखेंगे, 2 बंदे जो है वो बजट का काम देखेंगे स्कूल के फेस्ट का, 2 बंदे जो है स्टेज संभालेंगे। मतलब मीटिंग के बाद ड्यूटीज बांटी जाएंगी, ठीक है। जब ड्यूटीज बांटी जाएंगी तो उसमें अलग अलग मेंबर होंगे, उन मेंबर्स को बोलते हैं कमेटीज। कि भाई अब मीटिंग हो चुकी है, कौन क्या काम करेगा, संविधान सभा के मेंबर में से कौन फ्लैग देखेगा, कौन फंडामेंटल राइट देखेगा, कौन दलितों के अधिकार को देखेगा, कौन कम गिनती माइनॉरिटी के अधिकार को देखेगा, वगैरह वगैरह। उसको देखने के लिए काम को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, दैट इज नोन एज द कमेटीज। रीडिंग आपको मीटिंग आपको 3 ही याद रखनी है, सिर्फ पहली 3। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैसे तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की कमेटीज बनी, अलग अलग कमेटीज बनाएगी, लेकिन बात मेनली आपको क्या याद रखना है, 13 कमेटी मेजर थी। मेजर मतलब 13 ऐसी कमेटी थी जिनको बड़ी कमेटी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा और कुछ सब कमेटीज थी। सब कमेटीज को मिला मिलू के लगभग 22 के करीब कमेटी थी। किताबों में ज्यादा मिल जाती हैं क्योंकि वो एक कमेटी के अंदर 4 कमेटियां थी, उसको जोड़ देती हैं। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि ये 13 जो कमेटीज थी यही मेजर कमेटी थी।
हर एक कमेटी का एक हेड होगा, सदस्य होंगे। जैसे पहली कमेटी यूनियन पावर कमेटी, केंद्र सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियां रखी जाए, इस कमेटी के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। जैसे दूसरी कमेटी आ गई यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, अगेन इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। स्टेट कमेटी, ठीक है, राज्यों के पास कौन कौन सी शक्तियां हो, जवाहरलाल नेहरू। इसमें से जो आपको फाइनली याद रखनी है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है। जैसे कि एक ये सबसे ज्यादा पूछते हैं माइनॉरिटी सब कमेटी, माइनॉरिटी, ठीक है, कम गिनती के अधिकारों को जांच पड़ताल करने के लिए बनाई गई कमेटी का जो मुख्य थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे एक कमेटी पूछते हैं स्ट्रिंग कमेटी, सारी कमेटी आप याद नहीं कर सकते, जो बता रहा हूं स्ट्रिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी का मतलब क्या है कि ये बाकी जितनी भी कमेटियां उन सबके ऊपर नजर रखेगी कि सही काम कर रही है ना। जैसे हमने जो जो बंदे काम कर रहे हैं उनके ऊपर क्लास में एक मॉनिटर खड़ा देते हैं कि तू देख बाकी बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। तो स्ट्रिंग कमेटी के जो सदस्य हेड थे वो थे हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। एक कमेटी बनी जिसका नाम था फ्लैग कमेटी, डबल स्टार लगा लो। फ्लैग कमेटी के जो हेड थे वो थे जेबी कृपलानी। अब फ्लैग कमेटी क्या करेगी, देश का फ्लैग तैयार करेगी भाई, और क्या करेगी, फ्लैग ही तैयार करेगी ना। बात समझ में आ गई। इस तरीके से थी। इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है मैं मार्क कर देता हूं। एक तो जिस कमेटी के आगे यूनियन लगा हो, आंखें मीच के, उसके हेड कौन होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बस ये याद रख लेना। ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी बनाएगी। ठीक है। उस कमेटी के हेड थे डॉक्टर जेबी कृपलानी। ओके होगी बात। ठीक है। ओके। एक आपको याद रखनी है फ्लैग कमेटी। ठीक है। जैसे हम लोग एक हिंदी में बोलते हैं ना फादर्स ऑफ ऑल द फादर्स, उसी तरह कमेटी ऑफ ऑल द कमेटी। इन सब में जो सबसे बड़ी कमेटी थी जो हमारे पेपर के लिए जरूरी है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। अब भाई बड़े देसी तरीके से मैं समझाऊंगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी कौन है, जिसके मुखिया थे नन अदर देन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन आता है बी आर अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, बिकॉज वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। अब ड्राफ्टिंग कमेटी होती क्या है, ये कमेटीज थी, इसको याद कर लेना, इसमें मैं कुछ नहीं समझा सकता। नेक्स्ट, अब ड्राफ्ट का मतलब क्या है देसी भाषा में समझते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो आपने एक घर डालना है, घर डालना है, ठीक है, तो घर डालना है तो आपको पता होना चाहिए कि सर जी घर में हमें 3 कमरे बनाने हैं जी, ठीक है, एक किचन बनानी है जी, ठीक है, घर के अंदर हमें एक पार्किंग बनानी है जी, एक स्पोर्ट्स रूम बनाना है। कच्चा कच्चा तो हमें पता होना चाहिए ना किस हमारे घर के अंदर कितने रूम होंगे, कितने किचन होंगे, कितनी बैठक होगी, कितना स्पोर्ट्स रूम होगा। ठीक है। उस टेम्परेरी जो एजेंडा होता है उसे आप कंपेयर करिए ड्राफ्ट कमेटी के साथ। तो मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी जो है एक तरीके से कच्चा कच्चा एजेंडा बना के दे देगी कि हमारे संविधान में राइट्स होंगे, हमारे संविधान में ड्यूटीज होंगी, लॉस होंगे, हमारे संविधान के अंदर ये चीजें होंगी। ठीक है। जैसे कि क्या क्या फंडामेंटल राइट होंगे ये डिसाइड करेगी कमेटी जो फंडामेंटल राइट के लिए है, लेकिन फंडामेंटल राइट होंगे ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा। समझ आ गई। जिसको हम लोग बोलते हैं कि ऊपर ऊपर से जो बेसिकली सारा काम करना था वो ड्राफ्टिंग कमेटी का था, बाकियों को ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के ऊपर काम करना था। क्लियर है। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ड्राफ्ट तैयार करना कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना, भारतीय संविधान का एक तरीके से आप कह सकते हैं मसौदा तैयार करना। ठीक है। टू मेक द मसौदा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस कमेटी के टोटल कितने सदस्य थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल कमेटी के 7 सदस्य थे जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद थे। ठीक है। क्वेश्चन क्या गया, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, भीमराव अंबेडकर, जिसका मेन काम था कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप तैयार करना, मसौदा तैयार करना। इसलिए बी आर अंबेडकर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। एन गोपाल स्वामी अयंगर दूसरे मेंबर थे। ठीक है। उसी तरीके से के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सैदुल्ला, ठीक है, एन माधव राव, ठीक है जी, क्लियर, डीपी खेतान की बाद में डेथ हो जाती है और इनकी जगह ट्री कृष्णाचार्य आ जाते हैं। आपको बेसिकली क्या याद रखना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो है
वो कब बनी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी 29 अगस्त 1947 को। व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म्ड? 29 अगस्त 1947। हु वाज द चेयर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? डॉक्टर बी आर अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने सदस्य थे टोटल? 7 सदस्य थे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। आई होप ड्राफ्टिंग कमेटी आपको पूरी तरीके से आपके दिमाग में घुस गया होगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। हमारे संविधान को बनने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, याद रखना। ठीक है, द टोटल टाइम टेकन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन इज 2 years 11 months एंड द 18 days। पहली बात, टोटल कॉस्ट कितना आया, खर्चा कितना आया? लगभग पूछे तो 64 लाख का खर्चा आया उस समय। लेकिन एक बार पीटेट के पेपर में एग्जैक्ट पूछ लिया था, तो एग्जैक्ट याद रखना 63,96,729 रुपए। बस ये याद रखना, ये एग्जैक्ट है। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो मैं आशा करता हूं कि ड्राफ्टिंग कमेटी समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली देखो, कंफ्यूज नहीं होना। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है? जो संविधान का एक रफ स्ट्रक्चर, एक कच्चा संविधान तैयार करोगी कि बाचो जिदे नाल आपां सारे लोकां नाल डिस्कस करके नु फाइनल रूप देवांगे। जैसे बेसिकली मान के चलो, एक कमेटी को हमने राइट्स का काम दे दिया, एक कमेटी को हमने ड्यूटीज का काम दे दिया। ठीक है, एक कमेटी को हमने जो है आप एक तरीके से ये मान लीजिए यूनियन पावर, केंद्र सरकार की शक्तियों का काम दे दिया, एक कमेटी को स्टेट की शक्तियों का काम दे दिया। इन सारी कमेटियों के ऊपर एक कमेटी बैठी है जिसके हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जिसको हम स्ट्रिंग कमेटी बोलते हैं, जो सारा काम देख रही है। और फाइनली ये कमेटी जो है अपना जितना भी काम है वो किसको पकड़ा देगी? ड्राफ्टिंग कमेटी को। ठीक है, ताकि ड्राफ्टिंग कमेटी सारे काम को इकट्ठा करके एक संविधान बना सके कच्चे कच्चे तौर पर। अब देखो, जैसा कि मैंने बताया आपको कि 2 साल 11 महीने, ठीक है, 18 दिन लगे, लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया। अब भाई संविधान बन के तैयार हो गया, 113 मीटिंग होगी, संविधान बन के तैयार हो गया, तो हम उसको क्या करेंगे? लोगों के सामने रखेंगे कच्चे तौर पर कि आप अपना ओपिनियन दो जी। सारी दुनिया के सामने रखेंगे, भारत के नागरिकों के सामने रखेंगे। अक्सर संविधान बन तो भी उन्हीं के लिए रहा है, तो फाइनल भी लोग ही करेंगे। तो क्या किया जी, हम लोगों ने 4 फरवरी 1948 को फाइनली जो कच्चा संविधान बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, या ये कह लीजिए एक रफ जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसको 4 फरवरी 1948 को पहली बार लोगों के सामने रखा गया कि लो जी, हम लोगों ने कच्चे कच्चे तौर पर यह संविधान बनाया है, जिसको बोलते हैं संविधान की पहली रीडिंग। देखो, कच्चा संविधान बनाने के लिए जो हुआ उसे मीटिंग बोलते हैं। अब कच्चे संविधान को पक्का संविधान करना है, तो उस कच्चे संविधान को पक्का संविधान करने के लिए आपको हर एक से राय लेनी पड़ेगी, सबको हर एक चीज डिस्कस करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं रीडिंग। तो क्वेश्चन क्या आ गया? पहली रीडिंग कब हुई कच्चे संविधान की, ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की? तो वो हुई 4 फरवरी 1948। ये फर्स्ट रीडिंग थी जो कच्चा संविधान बना है, ताकि उसके ऊपर चर्चा कराई जाए। इस मीटिंग के अंदर लोगों के ओपिनियन के लिए संविधान के अंदर कि भाई लोगों का क्या ओपिनियन है, पब्लिकली कर दिया गया। जो ड्राफ्ट बनाया था ड्राफ्टिंग कमेटी ने, कच्चा संविधान बनाया था, उसे क्या कर दिया गया? पीपल्स ओपिनियन के लिए, लोगों के ओपिनियन के लिए लोगों के सामने रख दिया गया 4 फरवरी 1948 में। ठीक है, और 8 महीने का टाइम दिया गया पब्लिक ओपिनियन के लिए। 8 महीने का टाइम दिया गया कि कोई भी स्टेट, कोई भी इंडियन सिटीजन, नेता, ठीक है, राजनेता, कुछ भी है, अगर आप कोई संविधान के लिए सुझाव देना चाहते हो, ओपिनियन देना चाहते हो, तो आपके पास 8 महीने का समय है जी, ओपिनियन दे सकते हैं। क्लियर होगी? तो पहला क्वेश्चन, जो हमारा कच्चा संविधान था उसकी पहली रीडिंग कब हुई? उसकी पहली रीडिंग हुई 4 फरवरी 1948 में, जिसमें उसे पब्लिक ओपिनियन के लिए, लोगों की रिएक्शन के लिए ओपन कर दिया गया। 8 महीने का लगभग टाइम दिया गया।
ठीक है। इन 8 महीनों के अंदर जो पहली सुजेशन आई, लिख लो, किताबों में नहीं मिलेगा ये, जो पहली सुजेशन आई कि भाई संविधान के अंदर ये होना चाहिए, पहली सुजेशन जो आई थी वो आई थी केरला राज्य की तरफ से। स्टार्टिंग में तो कुछ ज्यादा सुजेशन नहीं आई, लेकिन बाद में तो बहुत सारी सुजेशन आने लगी। तो जो पहली सुजेशन आई थी संविधान के ऊपर वो केरला से आई थी, ठीक है। उसके बाद अगला क्या रखना है, हमारी जो सेकंड सुजेशन है वो आई थी कर्नाटका की तरफ से, कर्नाटका राज्य की तरफ से, ठीक है जी, क्लियर। पहली सुजेशन, पहला ओपिनियन आया केरला की तरफ से, सेकंड आया कर्नाटका की तरफ से। 8 महीने का समय था, उन 8 महीनों में लगभग 7,635 सुजेशन आई, लोगों की तरफ से, प्रिंसली स्टेट की तरफ से, अलग अलग नेताओं की तरफ से, ठीक है। कुछ ऐसे महान नेता थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हिस्सा नहीं थे, एग्जाम्पल के तौर पर मोहनदास करमचंद गांधी। इनको स्टार्टिंग में प्रपोजल दिया गया था कि आइए आप भी संविधान सभा का हिस्सा बनिए, लेकिन उन्हें प्रपोजल ठुकरा दिया कि मैं कभी राजनीति में आना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो खैर टोटल 7,635 सुजेशन संविधान सभा के सामने रखी गई। इस 7,635 में से याद रखना 2,435 सुजेशन को ही संविधान के अंदर ऐड किया गया। मतलब 7,635 सुझाव आए, उसमें से 2,435 सुझावों को ऐड किया गया। क्लियर होगी बात। तो 4 फरवरी 1948 को जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने रफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको लोगों के सामने रखा गया, जिसको बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग। 8 महीने का ओपिनियन दिया गया, 7,635 सुजेशन आए, जिसमें से 2,435 सुजेशन को ही माना गया। पहला सुजेशन केरला राज्य की तरफ से आया और दूसरा सुजेशन कर्नाटक राज्य की तरफ से आया। क्लियर होगी बात, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है डायरेक्टली 15 नवंबर 1948 को मिली, ठीक है, ओके। जहां पर फाइनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है कि भाई अब कच्चे संविधान से पक्के संविधान की तरफ जाना है, डिस्कस किया गया, जिसको बोलते हैं सेकंड रीडिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन की सेकंड रीडिंग कब हुई? 15 नवंबर 1948 को। बीच में 7-8 महीने का लगभग समय था। क्लियर होगी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड रीडिंग संविधान की हुई 14 नवंबर 1949 को, ठीक है। दिस इज द थर्ड रीडिंग। और इसी रीडिंग के बाद याद रखना फाइनली सब जद्दोजहद के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को फाइनली संविधान सभा के द्वारा पास कर दिया गया। क्लियर होगी। पहली रीडिंग 4 फरवरी 1948 को, सेकंड रीडिंग 15 नवंबर 1948 को, फिर 8 महीने का समय आया। थर्ड रीडिंग लगभग 14 नवंबर 1949 को, और फाइनली 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, ये डेट याद रखना है कि व्हेन वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान को फाइनली पक्का रूप दे दिया गया संविधान सभा के द्वारा। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है कि भाई 26 नवंबर 1949 को संविधान को पक्का रूप दिया गया, लेकिन संविधान जो है लागू हुआ ठीक 2 महीने बाद। वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। बीच में 2 महीनों के लिए इसको डिले क्यों किया गया वो आगे देखेंगे। 26 नवंबर 1949 को फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया गया संविधान सभा के द्वारा। 26 जनवरी 1950 को 2 महीने बाद ठीक इसे लागू किया गया, जिस दिन हम लोग आजकल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया मनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, संविधान सभा जो थी वो आखिरी बार कब मिली? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आखिरी बार कब मिली? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आखिरी बार मिली थी 24 जनवरी 1950 को। When was the last time Constitution Assembly was made? So 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आखिरी बार मिली थी, और इसमें ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का पहला प्रेसिडेंट बनाया गया। तो क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। When was Dr. Rajendra Prasad become the president of India? 24 जनवरी 1950। When was the Constitution Assembly met last time? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान सभा आखिरी बार कब मिली? 24 जनवरी 1950 को। पहली बार कब मिली थी? ठीक है, तो ये पहली रीडिंग जो हुई थी 4 फरवरी 1948 को, सेकंड रीडिंग हुई 15 नवंबर 1948 को। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा बनके तैयार हो गया, लागू किया गया इसको 26 जनवरी 1950 को। अब क्वेश्चन आता है, सर जी बीच में 2 महीने क्या किया? देखो,
एक डेट है जिसको बोलते हैं 26 जनवरी 1930। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो चेयरमैन थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय आजादी से पहले एक डेट है 26 जनवरी 1930। इस दिन आईएनसी के जो हेड थे उस समय वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 26 जनवरी 1930 को इंडिया ने अपना पहली बार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। आजाद हुए नहीं, सेलिब्रेट किया था। क्वेश्चन आता है कि भारत ने पहली बार अपना आजादी दिवस इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया? वो किया 26 जनवरी 1930 को। तो 26 जनवरी 1930 से लेकर जब तक फाइनली इंडिया आजाद हुआ 1947 तक, हम हर साल 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते रहे। फाइनली आजाद तो 47 में जाके हुआ ना, तो उस डेट को याद रखने के लिए कि भाई हम लोग इतने साल 26 जनवरी 1930 को से लेकर अपना हर साल 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया करते थे, उस डेट को याद रखने के लिए 2 महीने के लिए संविधान को डिले किया गया। कई किताबों में मिलेगा ड्यू टू पूर्ण स्वराज, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार जब हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, इसी दिन हमने पूर्ण स्वराज कंप्लीट रिलायंस की डिमांड करी थी। आईएनसी के जो हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी अध्यक्षता में। तो उस दिन को मेमोराइज करने के लिए हम लोगों ने 2 महीने के लिए संविधान को डिले किया। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। यहां पर देख लीजिए, द कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। इसके अंदर 395 आर्टिकल थे, 8 स्केड्यूल थे, जो कि एट प्रेजेंट कितने हो चुके हैं? 12। क्लियर है? ओके। और 22 पार्ट थे। अब भाई आर्टिकल होते क्या हैं, स्केड्यूल होते क्या हैं, पार्ट्स होते क्या हैं, इन सबको मैं डिस्कस करूंगा अगले कुछ दिनों में, ठीक है, अगली कुछ वीडियोस में। फिलहाल के लिए आपको क्या रखना है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमारे पास 395 आर्टिकल थे, 8 स्केड्यूल थे, 22 पार्ट थे, 0 अमेंडमेंट थी। फिलहाल ये याद रख लेना है, ठीक है जी, क्लियर। जो मैंने आपको पीछे कहानी सुनाई कि भाई पूर्ण स्वराज की डिमांड करी गई, ये सब कुछ वही लिखा हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट अब देखिए, ये वाली जो है कि हमने नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया? हमने 22 जुलाई 1947 को अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। एक वीडियो मैंने आपको दी थी जिसका नाम है नेशनल सिनेरियो, ठीक है, नेशनल सिनेरियो। उसमें मैंने ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करी हैं, तो आप ये वहां से पढ़ सकते हैं कि व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अडॉप्ट किया, ठीक है, जो कि पेंगाली वेंकैया द्वारा बनाया गया था, डिजाइन किया गया था। नेशनल एंथम जनगण मन को कब अडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। नेशनल सॉन्ग को भी 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया, क्लियर होगी, ठीक है। नेशनल एम्बलम यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह को कब अडॉप्ट किया गया? 26 जनवरी 1950 को। इन डेट में से एक डेट पेपर में पूछते हैं, एक वीडियो है नेशनल सिनेरियो, उसको डिटेल में देख लो, ये सारी चीजें डिटेल में बताई हैं, एक क्वेश्चन डेट पे आ जाता है, ठीक है। तो नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया? 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग जिसको वंदे मातरम बोलते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, आनंद मठ में से लिया गया 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेशनल एम्बलम जिसको सारनाथ लॉयन बोलते हैं, 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हमारा भाई जो संविधान है, स्टार्टिंग में बताया था कि 75% हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो हमारी अपनी मेहनत है, लेकिन 25% हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अदर कंट्री से बोरो किया गया। मेनली 8 ऐसी कंट्रियां हैं जहां से हमने बोरो किया गया। तो ये वाला जो 75% कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिया वो कहां से लिया? अब देखो भाई, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, इंडिया आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आजादी दी गई। तो पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे 14 को मनाता है, हम लोग 15 को मनाते हैं। तो क्या इससे पहले देश में कोई कानून नहीं था क्या? इससे पहले क्या देश में कोई लॉ नहीं था? तो वो लॉ उससे पहले जो इंडिया में इंप्लीमेंट था उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ लैंड। आजादी से पहले जो कानून भारत में लागू था उसको बोलते हैं लॉ ऑफ लैंड या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
तो उस कानून में से हमने बहुत सारा हिस्सा लिया और उठा के अपने संविधान में डाल दिया। और एक मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी भारत के ऊपर जिसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। ये 1928 में आई थी। मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में एक रिपोर्ट दी थी जिसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। ये रिपोर्ट क्या थी? बेसिकली याद रख लो कि भारत में कानून कैसा होना चाहिए। एक तरफ से 1928 में साइमन कमीशन भारत आ रहा था, तो साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसके एंटी एक रिपोर्ट आई थी नेहरू रिपोर्ट, कि भाई साइमन कमीशन की रिपोर्ट में ये कमियां हैं, ये होनी चाहिए रिपोर्ट, देश में ये कानून होना चाहिए, ये अधिकार होने चाहिए। तो बेसिकली जो 75% संविधान है वो इन सिर्फ दो चीजों से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और नेहरू रिपोर्ट 1928। बाकी 25% संविधान अलग अलग कंट्रियों में से बोरो किया गया। यहां तक आप ये देख लीजिए कि हमारा जो संविधान था स्टार्टिंग में, जिसमें 395 आर्टिकल थे, ठीक है, उसमें से लगभग 250 आर्टिकल तो हमने सिर्फ और सिर्फ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से डायरेक्ट कॉपी मारा है। 250 आर्टिकल जो थे तो डायरेक्ट कहां से आए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। आर्टिकल होते क्या है, स्केड्यूल होते क्या है, अमेंडमेंट होती क्या है, ये समझाऊंगा, फिलहाल के लिए याद रख लो। आगे बढ़ते हैं। अब हमने किस जगह से क्या बोरो किया? 25% संविधान बोरो है, 75% संविधान अपनी मेहनत का है। तो किससे हमने क्या लिया? एक क्वेश्चन पक्का आता है, वो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। क्लियर होगी बात? ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मोटे मोटे तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, भारतीय सरकार के कानून 1935 से हमने क्या लिया? सबसे पहले यहां से हमने लिया फेडरल स्कीम या फेडरल स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन आता है जी फेडरल स्ट्रक्चर होता क्या है? हमारे देश के अंदर दो तरीके की सरकार है, एक है केंद्र सरकार जिसको यूनियन गवर्नमेंट बोल देते हैं, और एक है राज्य सरकार जिसको स्टेट गवर्नमेंट बोल देते हैं। तो कुछ शक्तियां जो हैं वो केंद्र सरकार के पास हैं, कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं। तो फेडरल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। ना पूरी शक्तियां केंद्र के पास है, ना पूरी शक्तियां राज्य सरकार के पास है। तो ये जो फेडरल ढांचा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है। क्लियर होगी? हर एक स्टेट के अंदर एक सीएम होता है, सीएम के बराबर एक गवर्नर होता है। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। याद रखना, देश का राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। तो जो हमारे गवर्नर की पोस्ट है कि हर एक स्टेट में एक राज्यपाल होगा, यह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, जिसमें यह बताया गया कि गवर्नर को हमेशा प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। क्लियर होगी बात? विदाउट कंसल्ट ऑफ द स्टेट, राज्य से पूछे बिना राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है देश का राष्ट्रपति। क्लियर होगी बात? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे आप एक यूपीएससी पढ़ते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ठीक है, जिसमें आईएएस पीसीएस के एग्जाम होते हैं। तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एजेंडा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। तीन बातें, फेडरल स्ट्रक्चर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट और क्या लिया गया? नेक्स्ट जुडिशरी। हमारे यहां पर जैसे जुडिशरी में सबसे टॉप पे कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। आपको बता दूं, आजादी से पहले सुप्रीम कोर्ट का नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बाद में बदलकर सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। तो ये जुडिशरी का जो प्रोसीजर है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव लिस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव लिस्ट का मतलब क्या होता है? पहले तो ये पता होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? प्रबंध। कि कुछ काम सेक्टर गवर्नमेंट देखेगी, जैसे कि रेलवे, कुछ काम स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। तो कौन कौन से काम सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, कौन कौन से काम स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, और कौन कौन से काम दोनों मिलकर देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए तीन लिस्ट होती हैं, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, और एक होती है कंकरेंट लिस्ट। तो कौन सा काम यूनियन और स्टेट के बीच में डिवीजन में रहेगा उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लिस्ट। बेसिकली 5 चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ली: फेडरल स्ट्रक्चर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव लिस्ट। अब हमने यूएसए से क्या लिया? सुपर इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन क्या आता है कि दो ऐसे देश जिससे सबसे ज्यादा हमारा संविधान अफेक्टेड है, एक है यूके और दूसरा है यूएसए। सबसे ज्यादा हमारा संविधान अफेक्टेड है। बेसिकली 8 कंट्रियों से, इन 8 में से 2 सबसे ज्यादा यूके और यूएसए में से। जैसे हमारा जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है। संविधान भी 2 तरीके का होता है, लिखित और मौखिक, वर्बल कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की परंपरा हम लोगों ने यूएसए से ली है।
हमारा संविधान लिखित संविधान होगा, ये हमने कहां से लिया है? यूएसए से। दूसरा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? यूएसए से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रियम्बल कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, ठीक है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, देश के अंदर एक प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति, और एक उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति की जो पोस्ट है भाई लोगों, वो भी हम लोगों ने कहां से ली है? अमेरिका से। क्या क्या अमेरिका से मेनली हमने लिया है, बाकी आप पढ़ लोगे। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, मौलिक अधिकार, प्रियम्बल, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, न्याय व्यवस्था, ठीक है, ठीक है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता है उनकी कुर्सी से। देश के राष्ट्रपति को समय से पहले हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं इम्पीचमेंट, महादोष। तो देश के राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वो भी हमने जो है यूएसए से ली है, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की कौन कौन सी ड्यूटीज होंगी? फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वो भी कहां से लिया है? यूएसए से। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कहां से ली है? वो भी यूएसए से लिया है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? एक बार किसी कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया, वो अपने ही निर्णय को दोबारा रीचेक कर सकती है, उसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू भी हमने यूएसए से लिया है, बस ये याद रखो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यूके, यूनाइटेड किंगडम। देखिए, सबसे पहले यूके से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पोस्ट ऑफ स्पीकर। लोकसभा का जो हेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीकर, क्लियर है। पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री की पोस्ट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की यूएसए से, प्रधानमंत्री की पोस्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर से। अब आपको पता है कि प्रेसिडेंट टॉप पे होता है, फिर पीएम आता है, लेकिन ज्यादा शक्तियां पीएम के पास है इंडिया में, प्रेसिडेंट के पास नहीं है। तो प्रेसिडेंट जो है सिर्फ एक नाम का हेड होगा, नॉमिनल हेड होगा, ठीक है। यह प्रक्रिया कहां से ली गई है? यूके से। प्रेसिडेंट की पोस्ट ली गई है यूएसए से, प्रेसिडेंट सिर्फ एक नॉमिनल नाम का हेड होगा, ये यूके से लिया गया है। ज्यादा पावर प्रधानमंत्री के पास रहेंगे और प्रधानमंत्री की पोस्ट जो है वो यूके से ली गई है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, हमारे देश में एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप, नागरिकता। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, गहरी नागरिकता है। गहरी नागरिकता का मतलब क्या है? कई देशों में आपको पहले स्टेट से सिटीजनशिप मिलती है, फिर यूनियन यानी कि केंद्र से। हमारे देश में डायरेक्ट सिटीजनशिप मिलती है सिर्फ केंद्र से, स्टेट की कोई सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है। तो हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, यह प्रक्रिया भी कहां से ली गई है? यूके में से। अच्छा, यूके में भी कई देश आते हैं, तो अगर पर्टिकुलर पूछें सिंगल सिटीजनशिप हमने कहां से ली है, तो सिंगल सिटीजनशिप हमने इंग्लैंड से ली है। क्लियर होगी बात? ठीक है। हमारी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा किस तरीके से काम करेगी? यूके से लिया है, ठीक है। बाई कैमरल का मतलब क्या होता है? आप स्टेट के अंदर देखो, कई जगह आपको विधानसभा भी मिलेगी, प्लस कई जगह विधान परिषद भी मिलेगा, कई जगह लेजिस्लेचर असेंबली भी होती है, लेजिस्लेचर काउंसिल। जहां पर असेंबली और काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो, उसको बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेटिव। तो ये प्रोसीजर भी हमने कहां से लिया है? यूके से। मेनली 4 चीजें याद रखो, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, प्राइम मिनिस्टर मेन है, ठीक है, और उसकी पोस्ट, स्पीकर की पोस्ट, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। बाई कैमरल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कहां से ली है? यूके से ली है। नेक्स्ट, यूएसएसआर, यूनियन सोवियत संघ ऑफ रशिया, या जिसको आजकल आप रूस बोल दो या रशिया बोल दो। 1992 के करीब जो है रशिया टूट गया था, सोवियत संघ टूट गया था। तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट यूएसए से, फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर रशिया से। सरकार की एक योजना बना करती थी, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, ये भी कहां से आए थे? यूएसएसआर से, ठीक है। जो भी हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसको सरकार की एक हिस्सा बनाता था जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। तो प्लानिंग कमीशन का भी देखिए, प्लानिंग कमीशन इस समय खत्म हो चुका है, 5 ईयर प्लान खत्म हो चुकी है, पर किसी समय ये काफी टाइम तक इंडिया में एक्टिव थे, तो ये रशिया से लिए गए थे, ठीक है। मेनली क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 130% याद रखना है, ठीक है। हमारे देश के अंदर सोशल यानी कि सामाजिक और आर्थिक जस्टिस होगा। इन इंडिया आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ये भी किससे लिया गया है? रशिया से। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं।
ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, ज्वाइंट सेशन, बस ये इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट सेशन क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य जब एक जगह मिलकर किसी चीज के ऊपर फैसला करते हैं उसे ज्वाइंट सेशन बोलते हैं, और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 के तहत आता है। ठीक है, अगर आर्टिकल फिलहाल नहीं याद रख सकते मत रखो, आगे वाली वीडियो में मैं समझाऊंगा। प्रियम्बल हमने यूएसए से लिया है, प्रियम्बल की भाषा क्या होगी, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल क्या होगी, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। नेक्स्ट आ गया साउथ अफ्रीका, आय हाय हाय सुपर इंपॉर्टेंट। साउथ अफ्रीका से हमने एक चीज ली है, आपको अगर संविधान में कोई बदलाव करना है उस बदलाव की प्रक्रिया को बोलते हैं अमेंडमेंट। अगर आपको संविधान में कोई बदलाव करना है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर पहले वोटिंग एज 21 साल थी, अब कितनी होगी 18, तो हमने बदलाव किया, तो संविधान में बदलाव की क्या प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। क्लियर। प्रेसिडेंट के पास एक शक्ति होती है, राष्ट्रपति के पास, कि वो राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को बिना इलेक्शन लड़े नामजद कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। राज्यसभा के अंदर टोटल 250 सदस्य होंगे ने, 250 मैंबर होंगे ने, ਉਹ ਚੋਂ 238 ਇਲੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 12 ਅਪਾਇੰਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 12 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ, ਕੋਈ सोशल वेलफेयर ਦਾ, कोई पॉलिटिक्स ਦਾ, कोई बॉलीवुड ਦਾ, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी के होते हैं। उन 12 को देश का राष्ट्रपति डायरेक्ट नॉमिनेट करता है। तो राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट करने की प्रक्रिया को भी हम लोगों ने कहां से लिया है, हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से लिया है। नेक्स्ट आ गया जी जर्मनी। जर्मनी से क्या याद रखोगे, हिटलर आएगा तो क्या आएगी, इमरजेंसी आपातकालीन। इंडिया में 3 तरीके की आपातकालीन होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और तीसरी फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 इमरजेंसी होती है, राष्ट्रीय आपातकालीन, राज्य आपातकालीन, वित्तीय आपातकालीन। तीनों इमरजेंसियों को जर्मनी से लिया गया है। नेशनल इमरजेंसी 352 आर्टिकल, स्टेट इमरजेंसी 356 आर्टिकल, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आर्टिकल। अब इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। आपके मौलिक अधिकारों को इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 12 से लेकर, फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आते हैं। क्लियर, ठीक है। इन 12 से 35 फंडामेंटल राइट में से आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, आर्टिकल 20 ਤੇ 21 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। हौली हौली सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आयरलैंड से हमने क्या लिया है, आयरलैंड से सबसे इंपॉर्टेंट लिया हमने देश के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। ठीक है, देश के राष्ट्रपति को किस तरीके से चुना जाएगा, उसमें लोकसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, राज्यसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्टेड लेजिस्लेचर असेंबली के मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ली है डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, एस का मतलब होता है स्टेट और पी का मतलब होता है पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, राज्य की नीति निर्देश दे सिद्धांत। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। सुपर इंपॉर्टेंट, राज्य के नीति निर्देश के सिद्धांत। हम लोगों ने इसे आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड ने इसे लिया था स्पेन से। हम लोगों ने कहां से लिया, आयरलैंड से। आयरलैंड ने इसको कहां से लिया था, आयरलैंड ने इसको लिया था स्पेन से। क्लियर होगी बात, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूं ऑस्ट्रेलिया वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कनाडा। कनाडा से एक ही चीज आपको याद रखनी है कि भाई फेडरेशन पावर होगी इंडिया में, लेकिन उसमें सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा। अभी मैंने आपको फेडरल स्ट्रक्चर समझाया था। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें पावर डिवाइड है यूनियन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, लेकिन ज्यादा शक्तियां किसके पास होंगी, यूनियन के पास। ये मसौदा जो है हमने कनाडा से लिया है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, आज के लिए फिलहाल आप इतना ही कर लीजिएगा।
टिल देन थैंक यू सो मच।